हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड पार्ट। जो है टॉपिक्स यहाँ पर जो मैं कवर करने वाला हूँ, वो दो टॉपिक जो हैं वो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7.5 मार्क्स गेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इन टॉपिक्स के अंदर। पहले फंक्शंस देख लेते हैं। अब जो फंक्शंस दे रखे हैं ना, वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन या अदर फंक्शंस जिसको बोलते हैं। अब देखो, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो अदर फंक्शंस है ना, ये आप पहले से जानते हो। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर मैं आपको प्राइमरी फंक्शन बता दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो सेकेंडरी फंक्शन में ऑटोमेटिकली आप कवर कर लोगे। अगर आपने एंटरप्रेन्योर की पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहली वीडियो देखो। इसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्राइमरी फंक्शन हम देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट्स बता देने हैं आपको। तो सबसे पहले रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, एंड देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल फंक्शंस, कैपिटल फॉर्मेशन, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं ब्रीफली क्या है ये। ठीक है, तो जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। एक एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारा पैसा या बहुत सारा कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। अब वो तो इस मोटिव से करता है कि उसको प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता है कि लॉस हो सकता है। अब वो लॉस किस बेसिस पे हो सकता है क्या पता। जब तक वो प्लान बना के इम्प्लीमेंट करे, अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करे, तब तक कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए। कंज्यूमर जो चाहता था, अब वो नहीं चाहता, कुछ और चाहता है। ठीक है, तो आपका लॉस हो सकता है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बदल गई। पहले आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे, मतलब जहां पर आपकी कंपनी में लेबर ज्यादा काम करती थी, जहां लेकिन और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप यूज नहीं करते थे। सपोज करो कैसे, अब आपकी कंपनी थी, आपने अपनी कंपनी में लेबर ज्यादा लगा रखे थे। जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो एक अकाउंटेंट बैठ के कॉपी पेपर में लिख रहा है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता था और अप्रोप्रिएट डिसीजन भी नहीं ले पाते थे। और न्यू इन्वेंशंस कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, कोई नया बिजनेस लेके आते, इतना जल्दी तो न्यू इन्वेंशन कर नहीं सकते हो, तो उसकी भी क्या होती है, रिस्क हमेशा बना रहता है। अब लेकिन कहीं ना कहीं देखो, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी ही चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर एंटरप्रेन्योर रिस्क ले सकता है तो कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड भी तो मिल सकता है। क्या पता उसने जो बनाया है वो सक्सेस हो जाए मार्केट में और वो प्रॉफिट कमाने लग जाए, तो प्रॉफिट भी तो उसका पार्ट है। तो कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों पार्ट में होते हैं। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सबसे ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट देख लो, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का क्या काम है। अब कोई भी काम करना है, बिना डिसीजन तो किया नहीं जा सकता, चाहे आप हो या कोई भी हो। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसकी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई वो पूरी कंपनी चला रहा है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले कैसे कैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, मतलब कि पेरिशेबल इन नेचर का प्रोडक्ट होना चाहिए या ड्यूरेबल इन नेचर का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब पेरिशेबल क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और ड्यूरेबल जो कुछ टाइम तक चलते हैं या लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला डिसीजन लेना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर को कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बनाना क्या है। फिर डिसाइड कर लिया आपने और आपने स्टार्ट कर दिया बनाना, और ऐसे बनाना है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन हो प्रोडक्ट में। ठीक है, ये चीज। और साथ में इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसे यूज, कौन सा यूज करना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। अब ये आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको इकोनॉमी की कंडीशन और अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से आपको यूज करना है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा उसको। इसके बाद क्या करना है कि आपको अपना साइज ऑफ बिजनेस कैसे, मतलब चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है। आपको लोकेशन चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, आपको प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। ऐसी चीजों का जो भी डिसीजन होता है, या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए, तो आपको उसके बेस पे भी डिसीजन लेना है। तो ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर को डिसीजन मेकिंग पावर भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद थर्ड फंक्शन जो होता है वो मैनेजरियल फंक्शन
देखो कंपनी है, कंपनी में मैनेजर्स भी होते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉई वर्कर्स भी काम करते हैं, लेकिन जो ओनर है वो भी तो मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, वो प्लान को बनाता है, पॉलिसीज को क्रिएट करता है, इसके बाद फाइनेंस को अरेंज करता है एज पर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, फाइनेंस को इकट्ठा करता है, फिर इसके बाद रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है उसका डिसीजन लेता है, कितना लाना है वो भी डिसाइड करता है, और इसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाता है, मतलब मशीनरी परचेज करनी है तो वो भी उसी का डिसीजन होता है, एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की सेल कहाँ करनी है, कौन सी हमारी मार्केट, कितनी मार्केट, एडवर्टाइजमेंट मार्केट कहाँ होगी, मतलब ये सारी डिसीजन भी एक एंटरप्रेन्योर को भी लेना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट टास्क को भी देखना होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक मैनेजर काम करता है, वो नीचे डाउन लेवल पे भी करता है, लेकिन जो टॉप लेवल का जो एंटरप्रेन्योर या ओनर होता है उसको भी ये काम परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी के आसपास ही घूमती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो देखो इसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ इनोवेशन। अब देखो इनोवेशन टर्म तो आ गई, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन से ही तो बना हुआ है। अगर इनोवेशन नहीं करता तो वो एंटरप्रेन्योर किस काम का, ठीक है। अगर कुछ मार्केट में उसने रिसर्च करी और उसको कुछ नया मिला तो उसको अपॉर्चुनिटीज के नाम पे ग्रैब करता है, ठीक है, और उस ग्रैब से वो एक आइडिया को कन्वर्ट करता है और आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है, वही तो एंटरप्रेन्योर होता है, हमने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है। तो यही तो काम है, और इनोवेशन करके कंज्यूमर की जो है वो नीड को सेटिस्फाई करनी है और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है। यही जो है फंक्शनल ऑफ इनोवेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक एंटरप्रेन्योर की। इसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को ग्रो करना है तो कहाँ से पैसा आएगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, एंटरप्रेन्योर ही तो डिसाइड करेगा। अगर वो नहीं डिसाइड करेगा तो क्या जो वर्कर काम कर रहे हैं वो थोड़ी डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आएगा। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो डिसाइड करता है कि जो पैसा कहाँ से आएगा, क्या मैं अपने कंपनीज के शेयर को इशू करूं, या डिवेंचर इशू करूं, या मैं बैंक से लोन लूं, ठीक है। ये सारे डिसीजन जो होता है वो सब किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का है। अब कैपिटल फॉर्मेशन तो के तो सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, बस इतना पता है कि क्या करते हैं, या तो डेट लोन ले लेंगे, या क्या करेंगे हम डिवेंचर जो है वो इशू कर देंगे कंपनीज के, या क्या कर सकते हैं शेयर इशू करके पैसा अपनी अपनी कंपनी में हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम जब तो शेयर इशू करेंगे तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट हो जाता है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एडिशन इन पर कैपिटल इनकम। अब देखो पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करती है पर कैपिटल इनकम बढ़ाने में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है, ठीक है, रिसोर्सेज को बेस्ट वे यूज करती है, ठीक है। इसके बाद क्या करती है, प्रोडक्शन को बढ़ाती है। प्रोडक्शन तभी बढ़ाएगी जब कहीं ना कहीं, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, तब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती है तभी तो वो प्रोडक्शन इनकम बढ़ती है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हम कैपिटल को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। जब कैपिटल आएगा हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो इसके बाद हमारी पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, देन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एक एंटरप्रेन्योर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा भी आ गया, इसका डिसीजन आपने ले लिया, आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी तो बढ़ सकती है क्या, इकोनॉमी की बस थोड़ी, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की भी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। अब तो अगर ऐसा है तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो होगी होगी। अब कंपनी को अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो वहां पर मैं क्या करूंगा, बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से। अब एक्सटर्नल मैं लोगों को, हजारों लोगों को अपनी कंपनी में रिक्रूट कर रहा हूँ बाहर से, ठीक है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और एक एंटरप्रेन्योर जो है वो वैसे ही काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो फ्री लाइफ जी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को वो क्या करता है, कंटिन्यू प्रोवाइड करवाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। अब एक एंटरप्रेन्योर कैसे डिसाइड करता है, क्या है मतलब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनल डेवलपमेंट को वो रीजनल डेवलपमेंट करे या गांव के एरियाज में कैसे कर सकता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले रिसोर्सेज को देखता है कि कहाँ जरूरत है,
मेरी फैक्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, ठीक है। तो अगर उसने सबसे पहले अपनी कंपनीज जो है वो रूरल एरियाज में लगा दिया, अब रूरल एरियाज में लगा दिया तो ऑटोमेटिक वहां क्या होने लग जाएगा, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट शुरू होगा तो कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट शुरू होने की वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना शुरू कर देगी और गवर्नमेंट सपोर्ट देना शुरू कर देती है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमें कहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगानी है और कितने कैपिटल मतलब पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है किस रूरल एरियाज में। जैसे टाटास हो गए, बिरलास हो गए, इनके आपको पता है बहुत सारे जो छोटी छोटी कंपनीज हैं और वो कहाँ पे हैं, रूरल एरियाज में है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट होता है गांव, और गवर्नमेंट भी कंटिन्यूस सपोर्ट करती है। और देखो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ सकता है किसी का। अब पहली बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंटरप्रेन्योर कैसे हेल्प करेगा, तो अगर आप न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे किसको, कस्टमर्स को लार्ज स्केल में। अब कस्टमर के पास क्या है, कुछ चॉइस करने के लिए ऑप्शंस हो गए, कंपटीशन अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एक कस्टमर जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सोचता है। अब जब क्वालिटी परचेज करेगा और अच्छी क्वालिटी परचेज करेगा एट अ रीजनेबल प्राइस, तो इसके बाद एक कस्टमर की जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। क्योंकि यार कहीं ना कहीं आप जानते हो कि अगर आपने 100 रुपए की जगह 200 रुपए चीज का कोई चीज सामान खरीदा है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए अगर प्रेफरेबल है, आपकी सोसाइटी में वो लोग परचेज करते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे ही सेट रहेगा कि मतलब उसके बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। एंड देन इसके लास्ट पॉइंट देखो, इकोनॉमिक और सेल्फ रिलायंस। अब देखो इकोनॉमिक और सेल्फ रिलायंस कैसे एक एंटरप्रेन्योर किसी भी कंट्री या इकोनॉमी को कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने कंट्री के अंदर बनाया जाए तो वो बेटर होता है, तुम ही लोग बताओ, या तो अपने यहाँ बनाओ या बाहर से सामान को मंगाओ, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है। अब देखो इसका डिसीजन तुम लोग आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में देना और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम सारा सामान अपनी कंट्री के अंदर ही बनाते हैं तो पैसा हमारी कंट्री के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और अगर कुछ ना कुछ अगर हम बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं और एडिशनल बनाते हैं, तो हम बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहां से पैसा कहाँ अपने देश में आएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलवेज बढ़ेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब तक तो यार वैसे ही क्लियर हो गया होगा। अब देखो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो सबसे पहले काम आइडिया को कन्वर्ट करते हैं रियलिटीज में, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं, वो क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लो, एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू अ पर्सन हु क्रिएट द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज को कंपनी को बनाते हैं और क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रॉफिट कमाते हैं। अब एक मैनेजर कौन होता है, एक मैनेजर इज एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, जो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है और काम करता है या लोगों से काम करवाता है प्रॉपर तरीके से, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है, ठीक है। वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखो फोकस क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, कि बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, वो तो आइडिया को कन्वर्ट करता है रियलिटी में। और जो मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है उसी काम को प्रॉपर तरीके से देखना और काम को करवाना, यही काम मैनेजर का होता है। देखो प्राइमरी मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है प्राइमरी, देखो एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन जब वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है तो उसके लिए वही मोटिवेशन है। लेकिन एक मैनेजर को अगर पावर है उसके पास, तो उसकी मोटिवेशन है कि भाई मेरे पास पावर है, मैं कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में करवा सकता हूँ किसी से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंटरप्रेन्योर जो है उसका स्टेटस क्या होता है कंपनी के अंदर, वो ओनर होता है। मैनेजर जो होता है वो हमेशा एम्प्लॉइज में ही होता है, ठीक है। रिवॉर्ड क्या मिलता है एंटरप्रेन्योर को, प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजर काम ही सैलरी के लिए करता है तो उसे सैलरी ही वापस मिलती है, ठीक है। और देन इसके बाद देखो रिस्क ओरिएंटेशन, अब सबसे ज्यादा रिस्क किसके पास होता है,
रिस्क तो एंटरप्रेन्योर के पास होता है। और रिवर्ट देख लो, एवर्स का मतलब रिवर्ट एक तरीके से होता है, तो मैनेजर के पास तो कोई रिस्क ही नहीं होता, ठीक है, वो आराम से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत रिस्क हो रहा है तो वो रिस्क को अपने आप ही देख लेता है, क्योंकि असली रिस्क तो एंटरप्रेन्योर के पास है, जो भी डूबना है तो एंटरप्रेन्योर का ही पैसा डूबेगा, मैनेजर का तो कुछ नहीं डूबना है, ठीक है। देन फ्रीडम क्या होती है? हाँ, फ्रीडम की बात करें तो देखो एंटरप्रेन्योर की भी जो फ्रीडम है वो फ्री होता है, उसको जो मन करे वो करता है, लेकिन मन वही करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेबल में हो, जो फेवर में हो वही काम करता है, ठीक है। तो फ्री आराम से रहता है, लेकिन मैनेजर जो है वो कुछ बाउंडेशंस में बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो मैनेजर है वो हायर किया जा सकता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर कभी हायर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।